नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की राजनीति भी अब देश के साथ-साथ आगे बढ़ रही है। लोकसभा के चुनाव में जयपुर, राजस्थान की राजधानी की जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर, 2 ये अहम सीट है जिन पर कई दिग्गजों ने किस्मत आजमाई है और इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस इस सीट पर, इन दोनों प्रमुख सीटों पर किसको अपना दावेदार बनाती है, इसको लेकर पिछले कई दिनों से लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। अब इन कयासों पर विराम लगने वाला है और जयपुर के दावेदारों में से किसकी किस्मत का जो है वो उदय होने वाला है, वो अब देखना है। हमारे खास अगले 1 घंटे में खास मेहमानों का पैनल है हमारे साथ और समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो कहते हैं कि बीजेपी में आजकल कुछ भी पहले से सूत्र लगभग सारे जो है, पूरी जो संभावनाएं हैं उन सब से इतर नए नाम आते हैं। कांग्रेस पार्टी भी कुछ ऐसे ही नए नामों पर इस बार दांव खेलेगी या कुछ पुराने कांग्रेस से गए हुए बीजेपी में चेहरे जो हैं वो इस बार लोकसभा में बीजेपी के दावेदार होंगे। इस तरह की चर्चाएं हैं, समझते हैं। हमारे साथ राजेश कटारा जी कांग्रेस से हैं, तन्मय शर्मा बीजेपी से, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार, राजीव जैन जी वरिष्ठ पत्रकार। आज सभी वरिष्ठों का दिन है क्योंकि आज अनुभव क्या कहता है और उसके बाद दोनों जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं वो कितनी अनुभव की सुनते हैं, कितनी नए चेहरे पर दांव खेलते हैं, कितना गणित को मानते हैं, कितना अपने बूथ मैनेजमेंट पर भरोसा करते हैं, कितना अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के नेताओं को अहमियत देते हैं। जगदीश शर्मा जी, जयपुर ग्रामीण में बीजेपी और कांग्रेस के सबसे प्रबल दावेदार। ऐसा है मीना जी, सबसे प्रबल दावेदार तो सारे के सारे ही प्रबल हैं, एक दो नहीं है, वो कई कई है। लेकिन ऐसे प्रबल दावेदारों के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तो एक बिल्कुल ही अलग तरीके से आजकल नॉमिनेटेड हो रहे हैं लोग। पता ही नहीं चलता कि कौन नॉमिनेटेड हो जाए, इसकी अपेक्षा ही नहीं है, ऐसे भी लोग हो रहे हैं। लेकिन अपेक्षा जिनकी है, अपेक्षा जिनकी संभावना ज्यादा है, जगदीश जी, जयपुर ग्रामीण से बीजेपी का कैंडिडेट जिसकी संभावना ज्यादा आपको लगती है? जयपुर ग्रामीण से मुझे लगता है कि मैडम राठौड़ जो हैं, जो कांग्रेस बीजेपी की प्रवक्ता भी हैं और उनकी जनरल सेक्रेटरी भी हैं शायद, तो उनकी संभावना मुझे ज्यादा लगती है, क्योंकि वहां पहले भी जयपुर ग्रामीण से राजपूतों में से एक कैंडिडेट आ चुका है और भारतीय जनता पार्टी खासकर नरेंद्र मोदी और आला कमान मुझे मालूम चला है कि ये कह चुका है कि हमें अभी कम से कम 3 महिला उम्मीदवारों की और जरूरत है। तो ऐसे में उनका नाम हो सकता है राखी राठौड़ आपके मुताबिक जयपुर ग्रामीण से। जी, राजीव तिवारी जी, आपके मुताबिक? राजीव तिवारी जी, जयपुर ग्रामीण में बीजेपी का कैंडिडेट संभावित। मुझे अलका गुजर की भी संभावना लगती है, राखी राठौड़ भी हैं, लेकिन जहां तक संभावना यही है कि महिला कैंडिडेट ही यहाँ से उतार सकती है। बाकी आगे तो यह है कि कुछ भी हो सकता है। बीजेपी का आजकल कुछ भी पहले से प्रेडिक्शन करना बहुत ही मुश्किल काम हो गया है, लेकिन जो होगा तो या तो फिर हो सकता है कि राजेंद्र राठौड़ को भी ला सकते हैं राजपूत कैंडिडेट के रूप में, और वो प्रयासरत भी हैं, क्योंकि चूरू से वो चाहते थे, तो चूरू का पहले वो वहां पे हो चुका है फाइनल, झांझड़िया जी को दे दिया उन्होंने वहां पे, देवेंद्र झांझड़िया को। तो हो सकता है कि यहाँ से राजेंद्र राठौड़ या अलका गुजर या कोई एक और, जैसे राखी राठौड़ है या कोई और कैंडिडेट ऐसा आ सकता है। जी, तो राखी राठौड़, अलका गुर्जर, राजेंद्र राठौड़, 3 नाम आ चुके हैं। राजीव जैन जी, संभावित बीजेपी का कैंडिडेट जयपुर ग्रामीण से। देखिए,
जो नाम बताए हैं तिवारी जी ने और जगदीश जी ने, वो तो कहीं ना कहीं है ही संभावित दावेदारों में। मेरे को जो एक और नाम जो लगता है, जो भाजपा का संघ परिवार की तरफ से, जिनका नाम बड़ा जोर शोर से पहले विधानसभा के लिए चला था, भानु प्रताप सिंह शेखावत करके एक हैं जो विश्व हिंदू परिषद के, और जो दीनदयाल उपाध्याय जो संस्थान है धानक्या में, जो उसके कर्ता धर्ता वो हैं, उनका संघ लोबी पूरी तरीके से उनके लिए जोर लगा रही है कि जयपुर ग्रामीण से यदि कहीं राजपूत उम्मीदवार दिया तो उनका नाम हो सकता है, एक संभावित नामों में है। क्योंकि जी भाजपा ऐसे ही कुछ अपने विचार परिवार के लोगों को भी कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रही है। अभी कुछ जो 15 सीटों के घोषणा हुई थी, उसमें 2-3 लोग ही उस विचार परिवार के लोग आए थे। तो अब ये जयपुर वाले क्षेत्र से हो सकता है, संभावित है, कोई निश्चित नहीं है। और नाम तो वैसे जैसे बताया, राजेंद्र राठौड़ जयपुर ग्रामीण से तो नहीं, लेकिन राजसमंद सीट जो उनके लिए सूट करती है, वो उस राजसमंद सीट पे ज्यादा उनका दावा बन रहा है। और ये जयपुर ग्रामीण से यदि जाट में से किसी को दिया तो सतीश पुनिया है, अभी हाल में कांग्रेस से आए लालचंद कटारिया है। लालचंद कटारिया खुद नहीं लड़ेंगे, जो महिला उम्मीदवार की बात है, उनके परिवार से किसी महिला को शायद मेरे ख्याल से संभावित यदि महिला को दिया, राखी राठौड़ भी हैं, तो कटारिया परिवार की कोई महिला भी वहां से अपना संभावित हो सकती है। पार्टी उस पर भी सोच रही है, जी जहां तक मेरी जानकारी। भानु प्रताप सिंह शेखावत, सतीश पूनिया, लालचंद कटारिया के घर से कोई महिला, मतलब काफी अभी बीजेपी के नाम। तन्मय शर्मा जी, आप कोई बता सकते हैं? 1 2 3, ये इसमें 7 नाम आ गए हमारे सामने। सभी माननीय पत्रकारों को मेरा प्रणाम। मीना जी, आपको मेरा सादर प्रणाम। महिला जी शक्ति और आपको आप सबका मैंने बिल्कुल जो थॉट्स थे जो आपने लगाए हैं, आपके एक्सपीरियंसेस हैं, और आपने अभी मुझे बताया कि काफी नाम आपने चुने, आपको लगा प्रोजेक्ट किए हैं। देखिए, मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, पारिवारिक नहीं, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जिस प्रकार हमारे शीर्ष नेतृत्व, अगर अभी जो मीटिंग चल रही है दिल्ली में, जो होगी, आज होती है, कल भी होती है, अगर होती है, जो भी शीर्ष नेतृत्व डिसीजन लेंगे, वो एक कार्यकर्ता ही निकल के सामने आएगा, और वो कार्यकर्ता ही पार्टी का चेहरा बनकर के दिखेगा। मतलब पार्टी ही है हमारा चेहरा मोदी जी है। यहाँ जिसको खड़ा करेंगे, ये मैं सुनिश्चित करके पार्टी का हर कार्यकर्ता कह सकता है ये बात, प्रवक्ता को स्पेशली टीवी शो में कहने की कहाँ जरूरत है। आपसे ये संभावित नामों की चर्चा होगी। संभावित नाम बताइए जिनकी प्रबल दावेदारी बनती है। देखिए, मैं कभी भी प्रवक्ता के पद पे, चूंकि मेरी गरिमा आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, शायद मेरे से ज्यादा आपने प्रवक्ताओं को देखा है, मैं यही कहूंगा कि मैं पार्टी का वो व्यक्ति हूं जो ये बताऊंगा कि शीर्ष नेतृत्व बताएगा हमें किसके लिए मेहनत करनी है और किसको जिता के लाना है। तो जो भी हमारी पार्टी जी कब तक तय हो जाएंगे? उन्हें मिलेगी अपॉर्चुनिटी, उन्हें मिलेगी व्यवस्था, और वो यहाँ से आके जीत के जाएंगे। जयपुर शहर हो, जयपुर ग्रामीण हो, 25 की 25 पूरी विधानसभा लोकसभा हो, सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी जीत के जाएगी। तन्मय जी, कब तक नाम घोषित हो जाएगा? चूंकि अब समय आ ही चुका है, और मुझे नहीं लगता कि काफी बड़ी लंबी दूरी है हमें तय करना नामों को डिक्लेयर करने में। मेरे ख्याल से 1-2 दिन में आपके सामने सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और सब डट के मैदान में खड़े होंगे इस चुनाव को लड़के बड़ी मजबूती से जीत के। वो तो पहले से ही है, इसलिए उसकी कोई बात नहीं है। राजेश कटारिया, जनता पार्टी वुड नेवर स्लीप। आपने तो देखा है मीना जी, पहले विधानसभा चुनाव में हमारी ये बात हुई थी। हमें सोने की इजाजत नहीं है, हमें देश को आगे बढ़ाने की एक अलग एनर्जी दी गई है, और आगे बढ़ते जाओ, सोने का समय हमारे पास है नहीं। जिस तरह अगर मोदी जी ने भी एक अपने इंडिया टुडे के कार्यक्रम में कहा कि आप 2029 देखें, मैं 2047 में नजर करके बैठा हूं, तो हमारे को सोने की आज्ञा है नहीं। राजेश कटारिया जी, आप लोग कितना जाग रहे हैं, आपको चुनौती दे रहे हैं यहाँ पर तन्मय शर्मा जी। तो राजेश जी, पहले तो ये बताइए कि विपक्ष में रहते हुए आप राजस्थान में और देश में सत्ता पक्ष के कैंडिडेट्स को जब देखते हैं, तो जयपुर ग्रामीण की जो सीट है उस पर बीजेपी के कैंडिडेट्स जो नजर आ रहे हैं इस समय, जितने सारे नाम आ रहे हैं, कौन सा नाम आपके हिसाब से ज्यादा उपयुक्त है कि कांग्रेस पार्टी को वो नाम आने से सुविधा है? और आपका कैंडिडेट जयपुर ग्रामीण के लिए कौन हो सकता है? किसके नाम पर ज्यादा इस वक्त जो आपके यहाँ आंतरिक क्लेश चलता है उसमें कम थोड़ा सा, मतलब जिस पर सहमति बन पाए?
राजेश कटारा जी सुन पा रहे हैं आप? जी जी मीना शर्मा जी, जी नमस्कार। मेरा सवाल आपसे था सभी राजेश कटारा जी कि जी जी बीजेपी का मैं थोड़ा सा कैंडिडेट जयपुर ग्रामीण के लिए बीजेपी का कैंडिडेट आना सामने है, आपका भी सामने आना नाम है। आपके यहाँ से कौन सा उपयुक्त नाम आपको लगता है जिसकी चर्चा ज्यादा है, और बीजेपी का कौन सा कैंडिडेट आने से आपको सुविधा है? देखिए, कैंडिडेट कोई भी हो, पार्टी की नीति रीति पे डिपेंड करता है। कांग्रेस का जो भी कैंडिडेट होगा वो कांग्रेस का ही होगा, कोई धर्म परिवर्तन वाला नहीं होगा। जो बीजेपी में आजकल धर्म परिवर्तन चल रहा है, जिस तरह से एक तरह से पार्टी परिवर्तन करा रही है, उस तरह का नाम नहीं होगा। हमारे यहाँ कांग्रेस के बेस का ही कैंडिडेट होगा। जी, जी और मीना शर्मा जी। आपके यहाँ से जो गए हैं लालचंद कटारिया जी, वो भी हो सकते हैं जी बीजेपी के कैंडिडेट, सांसद रहे हैं आपके, अब बीजेपी के कैंडिडेट हो सकते हैं वो। देखिए, ये तो बीजेपी वाले अच्छे से जवाब दे सकते हैं, क्योंकि बीजेपी को क्या फायदा है उनके जाने से, भाई क्यों लिया है उनको बीजेपी में और वो क्यों आए, ये दोनों उन्हीं का विषय है। परंतु मैं तो कांग्रेस की बात कर सकता हूं, और कैंडिडेट का जो नाम लेना है वो कैंडिडेट का नाम हमारी सीसी की जो बैठक दिल्ली में होगी वहीं से नाम निकल के आएगा। हम तो एक प्रेस वाले पर नाम आएगा, सबसे पहले हम आपको बताएंगे जो भी नाम आएगा, जी, पार्टी का फैसला होगा। बीजेपी वाले ये बता सकते हैं कि वो लालचंद कटारिया को या दूसरे नेताओं को क्यों लेकर गए हैं, लेकिन लालचंद कटारिया क्यों गए हैं ये तो आप भी बता सकते हैं। आप कोई बता कर गए होंगे ना, वो आपकी पार्टी के नेता है। देखिए, हमें तो बाद में बताएंगे, पहले इनसे मंत्रणा हुई होगी उनकी, इन्हें ये उसी फायदे पर काम करते हैं, हमें किससे क्या फायदा होने वाला है, वो फायदा और दफा नुकसान तो यही गिना सकते हैं। कांग्रेस ने सबको सब कुछ दिया, परंतु उनकी आत्मा जिस तरह से बोले मेरी आत्मा कचोट रही है, मोदी जी की आवाज पे मैं वहां गया हूँ, तो अभी यही बताएंगे कौन सी मोदी जी की ऐसी आवाज थी जो आवाज उन्होंने सुनी और बीजेपी में जाकर उन्होंने बीजेपी का धर्म परिवर्तन कर लिया कांग्रेस को छोड़ करके। लालचंद कटारिया जी की बात नहीं है, सभी लोगों की बात है। राजेश जी कटारा जी, आपके समाज से आते हैं लालचंद कटारिया, और वो उन कुछ जी लोगों में से हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले खुलकर पार्टी के भीतर कई लोगों के साथ चर्चाओं में, कई बैठकों में कहा कि हम चुनाव हार रहे हैं, और ये बात लोगों को अच्छी नहीं लगी। आपको ध्यान है, इस बात की जानकारी है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के भीतर कई बैठकों में इस बात को रखा कि हमें स्थिति को सुधारने की जरूरत है, हमें करेक्शन करने की जरूरत है, हमें चुनाव में जाने के लिए तैयारी करने की जरूरत है। जी मीना शर्मा जी, पहले तो मैं आपको माफी चाहूंगा थोड़ा सा कि वो कटारिया है, मैं कटारा हूँ, मैं तो शर्मा हूँ और वो चौधरी अच्छा, हैं। माफी जी चाहती हूँ। जी राजेश जी चौधरी जी हमारे जी जी साथ आते हैं, और मैं पहले भी 2 बार राजेश चौधरी जी और राजेश कटारा जी में कंफ्यूज हो गई, माफी चाहती हूँ राजेश जी। जी जी नीचे या उनके साथ मैंने काफी काम किया शुरू से ही, तो पहली बार वो आमेर से विधायक बने थे, उस समय से ही मैंने उनके साथ, उससे पहले से मैं यूथ कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ और काफी साथ रहे हम। परंतु पता नहीं क्या ऐसा अचानक हुआ कि पता नहीं, कांग्रेस को मैं पहले भी कह चुका हूँ, कांग्रेस को कई चीजों से लड़ना पड़ रहा है। कांग्रेस को ईडी से भी, इनकम टैक्स से भी, सीबीआई से, जो भी संस्थान इनकी हैं जो इस तरह के लोगों से लड़ने में कांग्रेस पता नहीं कब कहाँ कौन सा कैंडिडेट हमारा हार जाता है। कांग्रेस बीजेपी से ही नहीं लड़ती है। जब हम लड़ाई करते हैं राजेश कटारा जी, संघर्ष करते हैं, चक्रव्यूह जब बनता है, तो फिर तैयारी ज्यादा होती है कि हमें कौन से फ्रंट पर कौन से हथियार का इस्तेमाल करना है। मेरा सवाल आपसे ये है कि वाकई में पार्टी छोड़ने वाले नेताओं का जो आरोप है कि कांग्रेस पार्टी में कोई सुनने वाला नहीं है, आप भी महसूस करते हैं ऐसा? राजेश कटारा जी नेटवर्क से जूझ रहे हैं। मैं तन्मय शर्मा मैं समय ले लूं। जी राजेश जी भारतीय जनता पार्टी के लिए भी नहीं बोल सकते और कांग्रेस के लिए नहीं बोल सकते। मैं कांग्रेस के लिए बोल के बता देता हूं उनको, 2 मिनट अगर आप आज्ञा दें सभी मुझे। कांग्रेस की स्थिति उस कोयले की खदान की तरह है जिसमें अंधेरा हुआ एक समय उसमें अंधेरा हुआ, लोग उसमें चलेंगे, कहीं भी अड़ेंगे, निशान तो होगा, लगेगा, काले खाएगी, और साथ में अब उस खदान के अंदर लग चुकी है कहीं चिंगारी, यानी कि कांग्रेस जा रही है विनाश की तरफ। उनके जो पूर्व अध्यक्ष थे वो एक अलग ही भिन्न प्रकार की यात्रा चला रहे, जिसका न सिर है, न पैर है, न दाएं है, न बाएं है। अध्यक्ष को ये नहीं पता कि होना क्या है,
पूरी पार्टी चारों तरफ नहीं, मैं कहूंगा 6 दिशाएं 8 दिशाएं भी होती होंगी, उस ओर दौड़ रही है एक दूसरे को पकड़ पकड़ के। तो उस खदान में जो फंसे हुए लोग थे, जिन्हें लगा कि उनका हृदय उस गंदगी में फंस चुका है और वो बाहर आना चाहते हैं, खुल के बाहर आ जाते हैं, वही लोग भारतीय जनता पार्टी के पास आए। हमने जाकर के किसी का हाथ या दामन नहीं थामा, हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम माननीय मोदी जी के नेतृत्व तन्मय जी, कांग्रेस के बारे में इतनी जानकारी है आपको? कांग्रेस का कैंडिडेट जयपुर ग्रामीण के लिए कौन सा हो सकता है, ये भी आपको पता होगा? मैं आपको मीना जी सुनिश्चित करके कहता हूं, ये किसी को भी बुला करके जयपुर ग्रामीण से खड़ा करवा ले, हार सुनिश्चित है। और ये खुद जानते हैं अंदर से कि ये कुछ भी कर लेंगे तो 25 सीट में से कुछ भी नहीं हिला पाएंगे। अब की बारी तिकड़ी है, 400 पार है, और यही हमारा नारा है, और राजेश जी को भी यही पता है। जगदीश शर्मा जी, कांग्रेस के कैंडिडेट संभावित जयपुर ग्रामीण के लिए? बड़ा मुश्किल है मैम। आज आपने सब्जेक्ट क्या रखा है? कैंडिडेटों की लिस्ट बनाने का सब्जेक्ट रखा है या क्या है ये? सर, दोनों जो प्रमुख जयपुर की पार्टी से तो पता ही नहीं चल सकता, ये चीजें तो बाहर तब आती हैं। अब मैं भी कुछ नाम गिना सकता हूँ आपको, रूरल में कांग्रेस से किसको मिलेगा या क्या है, लेकिन मेरा कहने का मतलब इसमें बहस क्या हो सकती है, क्या चर्चा हो सकती है? बहस यही समझने की कोशिश है सर, बहस यही समझने की कोशिश है कि जिस तरह से हर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र में एक वर्कर, एक नेता अपने क्षेत्र के लिए तैयारी करता है और उस तैयारी के बाद उस क्षेत्र के वर्कर को मौका मिलता है, या फिर पार्टी अपने हिसाब से, अपनी समीकरणों से, अपनी मर्जी से, जो ताकतवर है वो मर्जी से, और जो कमजोर है वो राजनीतिक अपने भीतर जो क्लेश है उसकी वजह से उम्मीदवार ला रही है। सवाल ये है, जयपुर की ग्रामीण और जयपुर शहर दोनों जो सीट है, बहुत महत्वपूर्ण सीट है राजस्थान के लिहाज से। यहाँ पर इस वक्त जो कैंडिडेट आने वाले हैं वो रामचरण बोहरा सांसद इस वक्त, राज्यवर्धन राठौड़ क्योंकि खुद अब राजस्थान सरकार में मंत्री बन गए हैं, लालचंद कटारिया जो कभी किसी जमाने में यहाँ के दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के हुआ करते थे, आज बीजेपी में आ गए हैं। तो सवाल ये है कि जयपुर ग्रामीण का चेहरा इस वक्त कौन होगा? कौन जयपुर ग्रामीण को इस देश की संसद में रिप्रेजेंट करेगा? जो संभावित 1, 2, 3, 4, 5 नाम है, क्या उन्हीं में से कोई, या फिर एकदम नया? देखिए, जयपुर ग्रामीण में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैंने जो नाम गिनाए उनमें से सबसे ज्यादा संभावना राखी राठौड़ की है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। वो दो क्राइटेरिया फुलफिल करती हैं। पहला तो ये कि वहां से राजपूत जाति का कैंडिडेट उतारता रहा है बीजेपी, तो वो राजपूत वर्ग को भी बिलोंग करती हैं। दूसरा ये कि इस बार बीजेपी वहां से महिला कैंडिडेट को उतारना चाहती है, तो वो क्राइटेरिया फुलफिल होता है। इसलिए मुझे संभावना लगती है कि राखी राठौड़ वहां पे कैंडिडेट हो जाएंगी, मतलब पूरी संभावना है। बाकी तो बहुत सारे नाम अपन बोल सकते हैं। कांग्रेस के कैंडिडेट के बारे में भी अगर आपको लगे कि हाँ ये जो है मजबूत नाम है जयपुर ग्रामीण पे, राजीव तिवारी जी आप बताइए। जगदीश जी आपके पास वापस आती हूँ, आप सोचिए तब तक। ठीक, देखिए, एक तरीके से कांग्रेस के पास अभी ना तो शहर के लिए ना ग्रामीण के लिए कोई कैंडिडेट नहीं है। जो तो आप किसी को भी खड़ा कर दीजिए, किसी को भी खड़ा कर दीजिए। जगदीश जी को बोल रहे हो इसलिए चर्चा करने हैं कि जयपुर देश राजस्थान की राजधानी का हालात क्या है, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों का, इसलिए चर्चा करनी जरूरी है। जी बताइए राजीव जी। तो एक तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस अभी इसी अधेड़-बुन में है कि किसको टिकट दिया जाए। अभी उनको कोई ऐसा जिताऊ कैंडिडेट दिख नहीं रहा है अपने पूरे संगठन में जी। क्योंकि तो देखिए महेश जोशी वो वैसे ही फंसे हुए हैं, लालचंद कटारिया भाजपा में चले गए, ब्रजकिशोर शर्मा वयोवृद्ध हो गए हैं। बिल्कुल। तो इस तरीके से मतलब अगर देखा जाए, और जो बड़े नाम यहाँ पे गिनाए जा सकते थे वो कुछ विधानसभा चुनाव में हार गए।
तो एक परचूनी की दुकान वाला जो होता है वो भी अपने बच्चे को ले जाकर दुकान पे बैठाता है। यहाँ पर भी सब बच्चों को बैठाने के अपने अपनी दुकानों पर जो प्रयास कर रहे थे उसमें लीडरशिप तैयार नहीं कर पाए कांग्रेस पार्टी का। लेकिन वही है ना कि वो परचूनी की दुकान पे 8वीं क्लास से स्कूल से आता है और उसको बिठा देता है कि भैया तू घर का होमवर्क भी यहीं कर ले और हाँ। दुकान भी संभाल ले, इतनी देर में खाना खा के आ जाता हूँ। लंच टाइम पे ही हाँ। बिठाता है जब वो बच्चा स्कूल से 12-1 बजे 2 बजे आता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन राजनीति में ऐसा हुआ नहीं ना यहाँ पे। यहाँ हुआ नहीं, अब इसलिए अचानक आप बैठा दोगे तो फिर वो गल्ला इसलिए साफ ही हो जाएगा पूरा। जी, इसलिए पिछले 10 दिनों से हम सुन रहे हैं कि प्रत्याशियों की तलाश हो रही है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अभी तक प्रत्याशी की तलाश जबकि तो कोई ना कोई जो उम्मीदवार होते हैं उनको पिछले 5-10 साल से तैयारी करनी पड़ती है। हाँ। तब जाके उनकी दावेदारी मजबूत बनती है जी। और वो जनता के बीच किसी अपना चेहरा लेकर जा सकते हैं। तो जयपुर आज ग्रामीण यही- में कांग्रेस पार्टी जिसे अपना चेहरा कह सके, वो चेहरा जैसे आपने सब लोगों ने मिलके बीजेपी में कम से कम 5-6 नाम बताए जो डिस्कशन में है, एटलीस्ट चाहे वो जयपुर से ग्रामीण से हो या नहीं हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी में आज नाम बताने की स्थिति नहीं है। राजीव जैन जी। देखिए, कांग्रेस में सही कह रही हैं आपकी, बड़ी जयपुर ग्रामीण सीट की स्थिति बड़ी विचित्र है, क्योंकि 2014 में यहाँ डॉक्टर सीपी जोशी को कांग्रेस ने लड़ाया, उसके बाद 2019 में कृष्णा पूनिया को लड़ाया। तो ये दोनों जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे ये इस क्षेत्र के थे ही नहीं, कहीं बाहर के थे। ठीक है, बड़े नाम थे, चर्चित नाम थे, तो कांग्रेस ने उस लिहाज से टिकट दे दिया। तो कांग्रेस किसको टिकट दी, ये भी एक मतलब कहीं बाहर के किसी आदमी को दे दे, किसी जयपुर ग्रामीण का वो निवासी नहीं होके किसी और कहीं, जैसे अभी इस बार झोटवाड़ा में जिसको टिकट कांग्रेस ने दिया वो फलोदी का था, यहाँ से 400 किलोमीटर दूर का एक कैंडिडेट लाके झोटवाड़ा से चुनाव लड़ा दिया। तो कांग्रेस पे तो ये स्थिति है कि जो भी उनको मिलेगा, क्योंकि जो 2009 में यहाँ के सांसद रहे कि लालचंद कटारिया, अब वो भाजपा में आ गए। तो जो एक बार 2009 में जीत चुके वो भाजपा में 2014-2019 उम्मीदवार रहे वो बाहर के थे। तो कांग्रेस उम्मीदवारों की तो वैसे कमी होती नहीं है, चुनाव लड़ने के लिए तो कई लोग तैयार रहते हैं। अब भाजपा जैसी स्थिति तो है नहीं। भाजपा में अभी हमने जिन नामों पे चर्चा की, तो भाजपा के तो अब स्थिति ये हो गई कि जो चर्चित नाम होते हैं, जो शुरू के 10 नाम दावेदार होते हैं, वो उनको हटा देते हैं, लास्ट के 10 नाम में से कोई चुन लेते हैं, तो उन कैंडिडेट बना देते हैं, या जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों का चयन। जी श्याम सुंदर शर्मा जी, जयपुर ग्रामीण में कांग्रेस और बीजेपी के कैंडिडेट संभावित जिनकी सबसे प्रबल संभावना है कि भाई बीजेपी का ये नाम आ सकता है, इसकी चर्चा है, कांग्रेस का ये नाम आ सकता है जयपुर ग्रामीण के लिए। देखिए कि राव राजेंद्र सिंह है जो विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष रह चुके हैं और अभी उनको टिकट नहीं दिया था, तो उनको निश्चित रूप से चुनाव लड़ाए जाने की बात चर्चा में जोर तेजी से चल रही है, क्योंकि राजवर्धन सिंह जब अगर अभी सांसद थे, विधायक बनकर के अब मंत्री बन गए हैं, तो उनकी जगह जब खाली राजपूत को अगर उतारा जाएगा तो राव राजेंद्र सिंह का नाम ज्यादा चर्चित है। राखी राठौड़ का नाम तो आ रहा है, लेकिन राखी राठौड़ को देंगे नहीं देंगे क्योंकि अभी कुछ पता नहीं, लेकिन राखी राठौड़ का नाम तो जरूर है। अब जैसे आप कांग्रेस की बार बार बात करें, अनिल चोपड़ा है जो सचिन पायलट के चेले हैं और उनका भी है, पुराने यूनिवर्सिटी के रहे हैं, तो वो काफी दिन से सक्रिय नजर आ रहे हैं। क्या वो चुनाव लड़ेंगे? पहले तो एमएल लाठर की भी चर्चा होती थी, जो भी सूचना आयुक्त हैं अभी मौजूदा स्थिति में। अब उनको तो मेरे लग नहीं रहा है कि अशोक गहलोत ज्यादा चर्चित रहे और ज्यादा उनके, अब तो ससुर साहब अलग तरह की राजनीति में सक्रिय हो गए, तो उनका नाम तो शायद मेरे को लगता नहीं होगा। लेकिन अनिल चोपड़ा का नाम निश्चित तौर पर यहाँ पर चर्चा का विषय है, उनको टिकट दिया जा सकता है। और बाकी लालचंद कटारिया आ गए, तो इसलिए लालचंद कटारिया पे भी बीजेपी फिर सोच रही है कि हम जिसको व्यक्ति को लाए थे क्यों लाए, और इतने बड़े व्यक्ति को ये कह के लाए कि केंद्रीय मंत्री है इसलिए, और मंत्री रह करके, और जिस प्रकार की बातें आ रही है उनका भी नाम चर्चा में है। अगर राजपूत को नहीं उतारा जाएगा तो वो फिर देखिएगा कि अगर अनिल चोपड़ा उधर से लड़ेंगे, तो अगर ये लड़ते हैं जिस प्रकार से लालचंद कटारिया, तो लालचंद कटारिया निश्चित तौर पर फायदा तो पहुंचा सकते हैं बीजेपी को। अब कितना होगा नहीं होगा अभी। एक बात मोटा मोटी समझ में आ रही है कि राजपूत और जाट दोनों में से ही कोई एक जयपुर ग्रामीण पर बीजेपी की तरफ से आ सकता है। कांग्रेस के लिए आपने जो नाम लिया है चोपड़ा जी का,
इसके अलावा कोई नाम आया नहीं है। जगदीश जी, एक बार वापस कोई दिमाग में आपके आया हो, कोई पिक्चर दिख रही हो कि हाँ भाई ये कांग्रेस के कैंडिडेट हो सकते हैं? बड़े मुस्कुरा रहे तन्मय शर्मा जी, जैसे कि मतलब ये मुस्कुराहट बड़ी वो वाली है। मैं श्याम जी को प्रणाम करना चाह रहा था, मैंने कहा आपका ध्यान आकर्षित करूं, तो मैं श्याम जी को प्रणाम कर रहा हूँ। जी जगदीश जी, ऑडियो ऑन करिए जगदीश जी। जयपुर शहर से आर तिवारी का नाम और कंसिडरेशन में है, जो आपको ध्यान होगा विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे। हाँ जी, इनका नाम और कंसिडरेशन में हो सकता है और वो बढ़िया कैंडिडेट होंगे, ऐसा नहीं। ओके, तो राजेश कटारा जी, जयपुर शहर पर आते हैं। आपकी पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी, अभी सत्ता में थी आपकी पार्टी राजस्थान में, अशोक गहलोत आपके मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मतलब प्रदेश के मुख्यमंत्री। जयपुर शहर के लिए कांग्रेस का कैंडिडेट? देखिए मीना शर्मा जी, आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। देखिए, कांग्रेस तो सोच विचार कर रहेगी, क्योंकि कांग्रेस का 2 बार से कोई एक भी सांसद जीत के नहीं आया है। परंतु संशय यहाँ होता है कि बीजेपी को विचार करना पड़ रहा है। जो बीजेपी कह रही है 400 पार, 25 के 25 सीटें जीतेंगे, फिर क्यों नहीं वो टिकट दे पा रहे हैं? इनको क्या संशय है इस तरह का? क्या हार का डर सता रहा है इनको? दोनों सीटों पर क्यों नहीं कैंडिडेट उतार रहे हैं ये? इनको उतारना चाहिए, इनको दिखाना चाहिए किस तरह की पार्टी है, किस तरह के काम किए हम देश के साथ। देश इस तरह से गुमराह होने वाला नहीं है। इस बार पसीना निकल जाएगा बीजेपी का, आप देख लेना। कैंडिडेट कोई भी हो, कांग्रेस वो पार्टी है 70 साल पुरानी, जिसने राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू इंफॉर्मेशन ऐसी चीजें दी है। देश जब टेंट में चलता था, आज देश कहाँ चल रहा है? इनको जमा जमाए सिंहासन मिल गया। आज भाषण देना बहुत सरल है, भाषण देने से देश नहीं चलेगा। इन्होंने ही भाषण दिया था 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे। इन्होंने ही भाषण दिया था 15 लाख रुपए हर खाते में आएंगे। इनके ही भाषण से काला धन 100 दिन में आएगा, और काला धन इन्होंने और इकट्ठा कर लिया। आप देखिए, इस तरह की बातें बनाना और देश चलाना अलग तरह की बात है। आप देखिए, कैंडिडेट तो इनको बताने चाहिए अपने, मीना शर्मा जी। राजेश जी, हम तो सिर्फ जयपुर शहर की बात कर रहे हैं, आप तो पूरा देश घूमने चले गए। जयपुर जी बिल्कुल, देश घूमना पड़ेगा। ये आम, मीना शर्मा जी, आम चुनाव है। आम चुनाव में पूरे देश में घूमना पड़ेगा, और देश में वो बातें भी करनी पड़ेंगी जो देश के साथ इन्होंने वादा किया था, और उस वादे से मुकर गए लोग। कांग्रेस की क्या बात करेंगे? कांग्रेस की आज कितनी कुर्बानियां दी है। आज अगर देश में, मीना शर्मा जी, आज देश के अंदर अगर कोई बलिदान दिवस मनाया जाता है तो कांग्रेस में मनाया जाता है। आज इन्होंने ना देश की आजादी में, ना देश के विकास में, ना देश के किसी भी तरह का बीजेपी का कोई योगदान नहीं है। राजेश जी थोड़ा आराम पाइए। मैं बीजेपी की बात चली गई, देश चुनाव लड़ी थी, उन्हें चली गई बीजेपी महल में आ चुका है। पहले तो ये बता दूं, देश टेंट से महल में आ चुका, ये मोदी जी की वजह से हो पाया है। इस लाइन को बड़ा गहराई तक ले जाइएगा कि देश गया कहाँ है, और उसके ऊपर चिंतन करिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने एक कहावत सुनी बचपन में, जो आज भी काफी सुनता हूँ, किसियाए बिल्ली खंबा नोचे, और आप उसको तन्मय जी विषय से मत हटिए, प्लीज विषय से मत हटिए। देखिए, आपको 10 साल नहीं हुए भी शासन करते हुए, या 70 साल शासन किया है। किसाने कांग्रेस नहीं, किसाने बीजेपी है। जिस तरीके से आप सुनिए, 10 साल के अंदर आप देश में जिस तरह से धर्म परिवर्तन करवा रहे हो बीजेपी के अंदर, वो कांग्रेस ने कभी नहीं किया। आप याद करिए, आप कौन सी, आप तन्मय कुमार जी याद करिए, 2 सीटों पे सिमटते थे आप लोग, 2 सीटों पे। आप धर्म के नाम की खा रहे हो। आप देश की उन्नति के बारे में सोच नहीं पाए और शासन करना चाहते हैं। क्या उन्नति की देश की, क्या उन्नति की देश की? आप बताइए। आप सारी चीजें बेच दी आपने। आपने एयरपोर्ट बेच दिए, आपने रेल बेच दी है, आपने जमीन बेच दी। क्या है आपके पास में? ये बता दें, आपकी एक भी ऐसी चीज बता दीजिए जो आपने कुछ किया हो यादगार। आपने एयरपोर्ट तक बेच दिए, रेलवे बेच दी आपने। आपके पास में है क्या? आपके पास गिराने के लिए धर्म, गाय, गोबर, इससे अलावा कोई नहीं है आपके पास में। आपके विकास की एक गाथा बता दीजिए जो हर आदमी को फायदा मिला हो। आपके सिर्फ आपका भाषण ही शासन है। तन्मय जी, आपका भाषण ही शासन है। आपको इसके लिए काफी चिंतन करना पड़ेगा। आप निश्चिंत रहिए, समय लगेगा आपको इसको समझने में। देखिए, चिंतन हमें नहीं, चिंतन जनता कर रही है। तन्मय जी बीच में मत बोलिए, पहले उनको बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आती हूँ।
राजेश कटारा जी 10 साल से इस जी। देश में कांग्रेस विपक्ष में है और बीजेपी सत्ता में है। इस बात को जी। समझते हुए आज के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की तैयारी है। इस तैयारी में आपको 40, 50, 100, 400 कहाँ जाना है, ये आपको तय करना है। कांग्रेस पार्टी ने जो तय किया है, जो रणनीति बनाई है, उस रणनीति के तहत आपके जयपुर के चेहरे कौन से हैं? जयपुर शहर का आपका संभावित चेहरा कौन सा है? मेरा सवाल आपसे ये है। देखिए मीना शर्मा जी, सारे कांग्रेसी चेहरे हैं। पार्टी केंद्रीय नेतृत्व जिसको मौका देगा वो चुनाव लड़ेगा। सभी चुनाव लड़ने में सक्षम है। ऐसा नहीं है, आप खुद देखिए 70 साल पुरानी पार्टी के पास चेहरे नहीं है। चेहरे तो इनके पास नहीं है। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने वाले कांग्रेस युक्त हो गई। आज आप देखिए कितने लोग इन बीजेपी में समाहित हो गए। तो कहाँ ये कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखेंगे लोग? राजेश जी ठीक है, आपकी बात मुझे समझ में आती है। अभी तक पार्टी के पास स्थिति स्पष्ट नहीं है, इसलिए आपको भी स्थिति को दूसरी तरफ ले जाने के स्पष्ट है, लिए चेहरे स्पष्ट है, पर ये काम केंद्रीय नेतृत्व का है। ठीक है। तन्मय शर्मा जी, केंद्रीय नेतृत्व अपना काम करता है, लेकिन जब केंद्रीय नेतृत्व काम करता है तो नीचे तक की, जिले तक की, ब्लॉक तक की टीम अपना काम करती है। तन्मय जी, क्या आप बता सकते हैं जयपुर शहर से आपकी पार्टी का संभावित नाम क्या हो सकता है? बस इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं करेंगे। देखिए, आप हम सभी ये देखते हैं और चाय पे बैठ के, कहीं भी बैठ के हम ये चर्चा जरूर करते हैं। हम सभी करते हैं। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि कौन आएगा, क्या आएगा, अच्छा आएगा, बुरा आएगा। पर मैं एक ही लाइन वापस से आपको ये लिख करके दूंगा और बोल भी दूंगा इसी आपके पटल पर कि जो भी आएगा, भारतीय जनता पार्टी चूंकि कार्यकर्ताओं की पार्टी है, एक अच्छा कार्यकर्ता चेहरा निकल के आएगा और वो जिताऊ कार्यकर्ता होगा जिसको लोगों को साथ लेके चलने की जिसमें ताकत होगी। जैसा कि माननीय जगदीश जी ने भी बताया कि तैयारियां करते हैं, 5 साल 10 साल मेहनत करते हैं और यहाँ सभी कार्यकर्ता काम करते हैं। पार्टी 10 साल से जो मेहनत कर रहे हैं आपके सांसद, जो भी आएगा हुआ चेहरा आएगा जिसको आप स्वयं बधाई देंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में जाकर वो बोल रहे थे कि अगर मुझे टिकट मिलेगा तो मैं ये काम करवाऊंगा। 10 साल से जो आपके पार्टी में सांसद हैं, उनको भी कहीं निश्चितता नहीं है। ये रामचरण बोरा जी का स्टेटमेंट पिछले कुछ दिनों पहले आपने सबने सुना होगा। बहरहाल, राजीव जैन जी, जयपुर शहर में संभावित बीजेपी के नाम जो आपको नजर आते हैं, जो सबसे प्रबल मजबूत दावेदार है। देखिए, मौजूदा सांसद रामचरण बोरा जी तो हैं ही, वो भी एक दावेदार वर्तमान में सांसद है। लेकिन जयपुर शहर में करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग अपनी अपनी लॉबिंग में लगे हुए हैं भाजपा का टिकट लेने के। अब वो 1 दर्जन लोगों के नाम बोलना तो ठीक नहीं है सबके, लेकिन मेरे को जो लगता है कि कई बार पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व सोचे कि इतने लोग दावेदारी कर रहे हैं, इनके झंझटों में फंसने से अच्छा है कि पुराने जो सांसद है उन्हीं को दोबारा रिपीट कर दिया है। तो इन लोगों की लड़ाई में सांसद, जो मौजूदा सांसद है, उनकी लॉटरी भी खुल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब पार्टी में जो नाम है, कितने नाम है जयपुर शहर में, तो फिर भी भाजपा अपनी इसी चीज सोचती है। पहले तो ये भी सुनने में आ रहा था चुनाव की घोषणा से बहुत पहले, 2-3 महीने पहले, कोई केंद्रीय नेता शायद जयपुर से लड़ ले। तो अब वो नाम था, राज्यसभा में चले गए, संभावना है कि नहीं लड़े, वो नहीं लड़ेंगे, तो कुछ केंद्रीय नेता भी आ सकता है। भाजपा जयपुर शहर की जो सीट है वो भाजपा के लिए बहुत इसी सीट मानी जाती है। तो इसमें इसी कारण से इतनी लंबी लाइन है टिकट के दावेदारों की कि पार्टी खुद उलझन में है किसको दे। लेकिन ये तय है कि अभी उलझन तो पूरी तरीके से है, लेकिन मेरे को कई बार लगता है कि कहीं रामचरण बोरा जी वापिस रिपीट हो सकते हैं। अब रामचरण बोरा नहीं देने का कारण क्या हो सकता है राजीव जैन जी? जी, रामचरण बोरा जी को नहीं देने का क्या कारण हो सकता है? नहीं देने का कारण तो यही हो सकता है कि उनके पीछे काफी लोग आगे, जो उनका विरोधी गुट होगा या जो दावेदारी कर रहे होंगे, जिनके विधानसभा में टिकट कट गए। कई नेताओं के आप और हम जानते हैं उनके नाम, उनके टिकट कट गए। अब वो शायद उनको लग रहा है कि लोकसभा का मौका है कि बोरा जी 2 बार सांसद रह लिए, थोड़ा इतना
सक्रिय ज्यादा नहीं रहे थे, वो चुनाव के 2 महीने 3 महीने पहले से ही उनकी सक्रियता देखने में आ रही है, क्योंकि शायद पार्टी उनका टिकट भी काट दे, पार्टी बड़ा परिवर्तन भी कर रही है, 5 टिकट पहले काट चुकी है मौजूदा सांसदों के, तो हो सकता है आपकी जो 10 घोषणा होगी उसमें जयपुर शहर के मौजूदा सांसद का टिकट कट सकता है, ये एक संभावना है। लेकिन पार्टी क्या सोचती है वो पार्टी जाने। लेकिन हम जो चर्चा कर रहे हैं कि वो दावेदारों की चर्चा कर रहे हैं कि कौन कौन दावेदार हो सकते हैं, तो बहुत से जयपुर के चेहरे कौन होंगे जिन 4 चेहरों के बीच ये जंग लड़ी जाएगी और उसमें से 2 देश की संसद में पहुंचेंगे। राजीव तिवारी जी। देखिए, कांग्रेस का जहां तक मैं समझता हूं कि कोई राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय नेता को यहां से लड़ाया जाएगा अगर सीट निकालनी है, और किसी को भी दिया तो सीट नहीं निकलनी है। अगर कहीं टक्कर देनी है, सीट निकालनी है, तो किसी बड़े नेता को जयपुर शहर से, और वही नेता जीत भी सकता है इस शहर से। और बीजेपी तो हो सकता है बोरा जी को वापस से रिपीट कर दे। हालांकि बोरा जी का जो सबसे बड़ा एक माइनस पॉइंट है वो ये है कि वो सिर्फ पार्टी के फंक्शनों में ही दिखाई देते हैं, पब्लिक फंक्शंस में उनकी अपीयरेंस बहुत कम रहती है। पब्लिक मतलब दूसरे जो पब्लिक रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं या और कार्यक्रम होते हैं, तो वो सिर्फ जो पार्टी के, या उनका एक सक्रियता तो है कि जयपुर की समस्याओं को केंद्र के नेताओं के बीच ले जाकर उसको उठाना और उसको मीडिया में अच्छे से जगह दिलवा देना। ये सारी चीजें तो उनकी हैं जिसकी वजह से वो वापस रिपीट हो सकते हैं, लेकिन अभी गारंटी नहीं है। वो खुद भी आशंकित हैं अभी भी। जी, तो देखिए कैसी स्थिति है जयपुर शहर में। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही मतलब ऐसे नाम नहीं है जिन पर ये कहा जाए कि ये चुनाव में मैदान में उतरे और चुनाव जीत भी जाए। श्याम जी आपके पास आ रही हूं पहले, फिर जगदीश जी आपके पास आऊंगी। श्याम जी, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नाम संभावित, प्रबल, सबसे ज्यादा मजबूत जो जयपुर शहर में चुनाव लड़ने की क्षमता रखते हो। अब देखिएगा कि बीजेपी में तो जो भी चुनाव का डिक्लेयर हो जाएगा वो क्षमता रखेगा क्योंकि पार्टी चुनाव लड़ेगी। अरुण चतुर्वेदी जी का नाम भी बहुत बार चर्चा में आ रहा था कि वो अब कहीं से, क्योंकि उनको विधानसभा का टिकट नहीं। अरुण चतुर्वेदी भी है कि वो भी एक दावेदारी कर रहे हैं। अब देखिए जो इनकी देखिए कांग्रेस की तो उम्मीदवार थी, वो तो ये लेके चले गए। वो ज्योति खंडेलवाल भी दावेदारी कर रही है कि मुझे भी टिकट दिया जाए तो मैं वैश्य अगर मिलेगा तो उनको भी टिकट देने की बात हो रही, क्योंकि बीजेपी तो बाहर वालों को टिकट देने में ज्यादा आजकल विश्वास करती है। इनके कार्यकर्ताओं को तो सेवा करने के लिए रखा जाता है। बार बार आ रहे सुरेश मिश्रा भी आ गए, वो भी कहते हैं कि मुझे भी, मैं मुख्यमंत्री जी का करीब हूँ, मुझको भी कहीं टिकट दिला दो तो मैं जीत जाऊं। अब सीपी जोशी जो है, डॉक्टर सीपी जोशी जो कांग्रेस के हैं, उनको अगर टिकट दिया जाता है, जिस तरह से वो मना कर रहे थे मैं तो जयपुर शहर से चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ, तो एक चुनाव अलग तरह का बन सकता है। कोई कह रहा है कि गुजरात के नेता को, कोई एससी नेता को भी यहाँ पर जनरल सीट पे कांग्रेस उतारने की बात कर रही है। अब कितने सही कितना नहीं गलत मुझे नहीं पता, लेकिन एक गुजरात के नेता का नाम बार बार चर्चा में आता है। वो कई बार आके यहाँ पे चर्चा में आके भी गया है। वो लड़ेगा नहीं लड़ेगा मुझे नहीं पता। अब राजेश जी को मालूम होगा कि दिल्ली में किस तरह की बातचीत चल रही है। निश्चित तौर पर कांग्रेस के पास उम्मीदवार तो हैं, लेकिन क्योंकि पैसा कम होगा और जिस प्रकार का यहाँ पे जीत का चलन, महेश जोशी के अलावा तो कोई जीता नहीं यहाँ से, और ज्योति खंडेलवाल लेके आई थी। ज्योति खंडेलवाल भी अब कांग्रेस की है, बीजेपी की है, तो बीजेपी वाले तो अब जिसको देंगे। अब देखिए रामचंद्र बोरा कह रहे हैं कि मेरी क्या गलती है, मेरे को, जैसे राहुल कसवा कह रहे हैं कि मेरे को क्यों, इसलिए वो कांग्रेस में चले गए। अभी दिल्ली में है, बैठे हैं बोरा जी की। कोशिश हो रही कि जिस तरह से आज बैठक हो रही है और जयपुर से नाम पैनल में गया है, सिंगल गया है नहीं गया, लेकिन नाम तो बोरा जी का भी है, साथ में अरुण चतुर्वेदी का भी नाम है, 2-3 नाम और भी हैं। तो जयपुर में अरुण चतुर्वेदी जी का अचानक कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा दिख रहा है पिछले 2-3 दिन से। ये जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो तो इसका कारण उनका जो नाम है वो लाने वालों के चेयरमैन है। वो दूसरे दलों से जो कांग्रेस के उनके कॉन्फिडेंस में काफी कमी थी पिछले दिनों से। इन दिनों उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा तुलनात्मक रूप से बेहतर दिखता है। बहरहाल जगदीश शर्मा जी, ये जो अस्पष्टता है
ये जो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन दोनों प्रमुख दलों के कौन से चेहरे इस जयपुर को रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसी अस्पष्टता इससे पहले के चुनावों में भी इतनी ही हावी रही है? देखिए, मैं चुनाव से पहले टिकट मिलने का काम तो हमेशा अस्पष्टता में ही हुआ है। अब अशोक गहलोत जी, जो कि राजस्थान के तीन दफे चीफ मिनिस्टर रहे, 3 दफे केंद्र में मंत्री रहे, 3 दफे राजस्थान कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन रहे, इतनी और राहुल गांधी फैमिली के बहुत निकट रहे, वो सब भी सर्टेन नहीं थे कि उनके पुत्र को जो है वैभव गहलोत को टिकट मिल ही जाएगा और जालोर सिरोही सीट पे मिल जाएगा। तो जब इतनी सर्टेनिटी में टिकट वितरण का काम होता है तो बड़ा मुश्किल का काम है ये बताना और कि कौन हो सकता है। होने को तो संभावना बहुत है, आप संभावित उम्मीदवारों का नाम रख लीजिए 10 का, उनमें से एक तो आएगा ही आएगा। तो ये कहना बहुत सर्टेन है और हमेशा सर्टेन रहा कि कभी भी जो है पहले भी आसानी से नहीं बताया गया, हालांकि नाम ऐसे ही चलते थे, अचानक जो है किसी का नाम आ जाता था, कांग्रेस से भी, भारतीय जनता पार्टी से भी, उससे पहले और छोटे मोटे दल भी लड़े हैं खूब। अब जब ये अभी जो है ये बात भी आई है कि कोई नेशनल लीडर लड़ सकता है यहाँ से कांग्रेस की तरफ से, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। ये ऐसी सीट तो है नहीं कांग्रेस के लिए कि तुरंत ही मिल जाएगी। यहाँ ये चर्चा जरूर चली थी कि ये सीट जो है बीजेपी की बेसिकली सीट मानी जाती है और 2-2.5 लाख से लगातार जीत हार हो रही है। 14 में तो रामचरण बोहरा 4.5 लाख वोटों से जीते थे। तो ये संभावना जरूर व्यक्त की जा रही है या कयास लगाए जा रहे थे कि कोई केंद्रीय मंत्री बीजेपी यहाँ भेज सकती है, इसको राज्यसभा में नहीं भेज पाया। पहले अश्विनी वैष्णव का नाम भी चला था कि अश्विनी वैष्णव को जयपुर से चुनाव लड़वाकर विजयी बनाकर और यहाँ से भेजा जाएगा, लेकिन अब अश्विनी वैष्णव को तो उड़ीसा में टिकट मिल गया है। ऐसी सूरत में यहाँ कौन होगा लीडर, किसको चुनाव लड़ाया जाएगा, ये सारा कयासबाजी के अलावा कुछ भी नहीं। जी राजीव जैन जी, जैसे जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत कैंडिडेट होंगे, इसकी 80% संभावनाएं थी, 90% थी, 10% चांस की वो राजसमंद सुरक्षित सीट जा सकते हैं, उनकी बदली जा सकती है, इस तरह की चर्चाएं होती रहती। वैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे जालोर सिरोही जा सकते हैं, जोधपुर में उनकी पिछली बार की स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन इसके अलावा उनका दूसरी जगह से कहीं नाम नहीं आया। वैसे ही सीपी जोशी बीजेपी के लीडर चित्तौड़ से चुनाव लड़ेंगे, वो चित्तौड़ का चेहरा है। राहुल कृष्णा चूरू का चेहरा थे, चूरू में पिछले विधानसभा चुनाव में जो विपरीत परिस्थितियां हुई, उनका टिकट कट सकता है, ये चर्चाएं थी। सीकर से सरस्वती चेहरा है, ये तय था लगभग। वैसे ही राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने, तो कम से कम 2 बार, पहली बार को छोड़कर 2 बार सबसे ज्यादा प्रबल संभावनाएं उन्हीं की थी। अगर सीपी जोशी जब वो दूसरी बार बने थे, सीपी जोशी 1 वोट से चुनाव नहीं हारते, तो सीपी जोशी निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बनते। मेरा सवाल ये है कि ऐसे निश्चित चेहरे राजस्थान की राजधानी जयपुर की शहर और लोकसभा दोनों ही सीट के लिए इतने प्रबल चेहरे दोनों ही दलों के पास नहीं है। राजीव जैन जी, मेरा सवाल ये है कि इतनी अनिश्चितता का माहौल जयपुर में भी पिछले 10 चुनावों पर नजर डालें, पिछले 6 चुनावों पर नजर डालें, आपकी आंखों के सामने जितने निकले हैं, इतनी अनिश्चितता नहीं है। देखिए, कांग्रेस में तो अनिश्चितता सी रही जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण के लिए, क्योंकि 2009 में लालचंद कटारिया, फिर आप 2014 में देखिए सीपी जोशी, 2019 में कृष्णा। जयपुर में भी काफी चेहरे बदले गए। ज्योति खंडेलवाल पिछली बार कांग्रेस से लड़ी थी, लेकिन इस बार जयपुर शहर से कांग्रेस शायद किसी अल्पसंख्यक चेहरे को टिकट दे सकती है, जो रफीक खान का नाम सबसे ज्यादा चल रहा है कि कांग्रेस को 25 सीटों में से 1 सीट अल्पसंख्यक को देनी ही देनी है। तो अब वो कौन सी सीट दे, तो ज्यादातर तो दावेदारी यहाँ इसलिए भी नहीं करते कि ये कांग्रेस के नेता, बड़े नेता, वैसे तो टिकट मांगने वाले कांग्रेस में भी 1 दर्जन लोग हैं, जयपुर शहर से भी,
लेकिन जो बड़े नेता की जहां तक बात है कि बड़ा चेहरा आना चाहिए, वो इस चीज को बहुत भलीभांति समझते हैं कि जयपुर सीट भाजपा के लिए बड़ी सेफ सीट है, यहाँ कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए वो अल्टीमेटली किसी अल्पसंख्यक चेहरे पे यहाँ शायद दाव खेल सकते हैं। और जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष हैं आर तिवारी, एक उनका भी नाम चल रहा है। लेकिन रफीक खान भी एक अल्पसंख्यक चेहरे के तौर पर मजबूत चेहरे, विधायक है, मौजूदा विधायक है, तो वो लड़ सकते हैं। जहां तक ग्रामीण की बात है तो वहां तो मतलब दोनों सीटों पे अभी जगदीश जी जैसे बता रहे थे कि जब तक घोषणा नहीं हो जाती अनिश्चितता ही रहेगी। हम सब उस पर डिस्कशन तो कर सकते हैं, नाम 1 दर्जन नाम सामने रख के 6 लोगों के नाम, उसमें से 4 मजबूत सोच ले। अब पार्टियां तो इस बार ऐसा भी जैसा भाजपा करती है कि मजबूत चेहरे को दरकिनार कर देती है और किसी नए चेहरे को सामने ला देती है। जो तन्मय जी कहेंगे कि हमारा तो सामान्य कार्यकर्ता भी लड़ सकता है, तो वो एक चीज है कि हर कोई लड़ सकता है। तो मजबूत चेहरा भी, मतलब चेहरा हम किसको माने, पार्टी जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों का चयन हुआ तो मजबूत दावेदारी किसकी थी और कौन बना, तो उसी तरीके से अभी उम्मीदवारी के मामले को लेकर भी अपन क्यास लगा सकते हैं कि किस तरीके का नेता, पार्टी का नेतृत्व क्या सोच रहा है कि किन चीजों को आगे बढ़ाना है, किस एज ग्रुप के लोगों को आगे बढ़ाना है। 60 साल से नीचे के उम्मीदवार भी आ सकता है, ऐसी भी संभावना है। अब मेरे को भी मालूम है 6 नाम ऐसे कौन कौन जो चल रहे हैं, लेकिन बोलना ज्यादा ठीक नहीं क्योंकि अपन क्यासबाजी पे ही करेंगे, कल को हो सकता है टिकट भी लाए नहीं भी लाए। अब या आप एक निश्चित मानिए कि राजस्थान में 1 सीट अल्पसंख्यक को कांग्रेस जरूर देगी, तो उसकी सबसे ज्यादा 90% संभावना है जयपुर शहर वाली सीट पे, वो संभावना मेरे को सबसे ज्यादा नजर आती है, क्योंकि राजस्थान में 8 से 10% अल्पसंख्यक मतदाता है, तो कांग्रेस तो अल्पसंख्यक उस पे ही ज्यादा वो करती है, जबकि 8-10% के जो जाट ब्राह्मण या इस तरीके के उनके 4 कैंडिडेट दे देती है, जबकि जो वोटर कांग्रेस का कोर वोटर है अल्पसंख्यक, उसका 1 ही सीट मिलती है, तो उसमें तो देना ही है जयपुर शहर। मेरे ख्याल से अल्पसंख्यक को ही संभावना ज्यादा लगती है, पक्का नहीं है। जी, इन संभावनाओं को देखते हुए दल बदल का मौसम हो रहा है और जिस तरह से जयपुर से जुड़े हुए लोग भी दोनों लोकसभा क्षेत्रों से एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। राजीव तिवारी जी, हमारे भारत के लोकतंत्र के लिए जब हम डेमोक्रेसी की बातें करते हैं और जब हम राजनीतिक दलों से शुचिता की बातें सुनते हैं और जब हम वर्कर बेस्ड मतलब पार्टी की बात करते हैं, दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए और भारत के लोकतंत्र के लिए ये स्थिति अच्छी है कि यहाँ पर जयपुर राजस्थान की राजधानी, और ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं करती क्योंकि हम राजस्थान के विषय में चर्चा कर रहे हैं, किसी भी प्रदेश के राजधानी के चेहरे जो हैं वो 2, 3, 4, 5 उनमें से तय दिखता है। ठीक है, अगर कोई मेयर रहा है तो संभावना उसकी स्वाभाविक रूप से बनती है कि उसने शहर संभाला है, उसके बाद वो सबसे छोटी अदालत आपकी स्थानीय लोकल बॉडी में आपने सबसे बड़ी पद कुर्सी पे बैठी है, आप लोकसभा जाएं तो स्वाभाविक सा लगता है। कोई विधायक है और उसके बाद उसका प्रमोशन विधायक से वो लोकसभा का चुनाव लड़ता है तो महेश जोशी भी स्वाभाविक लगते हैं। 2014 में जब सीपी जोशी को उतारा गया तो कांग्रेस के लिए स्थितियां अच्छी नहीं थी, मोदी की वेट थी और ऐसे में सीपी जोशी उस वक्त पार्टी का केंद्रीय नेताओं के लेवल के चेहरे थे, केंद्रीय मंत्री थे, तो वो भी जयपुर से उतरते हैं तो समझ में आते हैं क्योंकि जातिगत आधार पर भी सीपी जोशी के समर्थन में कहीं न कहीं इस लोकसभा क्षेत्र का आंकड़ा था। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी समझ से मतलब समझ में नहीं आ रहा हो, कैलकुलेशन इक्वेशन सब समझ में आ रही है। इस बार की स्थिति वैसी ही है या फिर ये चुनाव 2024 का कुछ ज्यादा ही अलग है? देखिए, अलग तो चुनाव होता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि ये वाला अलग था वो वाला अलग। हाँ, वेव कोई होती है तो जरूर चुनाव में थोड़ा सा एक तरफ झुकाव ज्यादा हो जाता है किसी भी एक पार्टी की तरफ। अगर कोई वेव, जैसे 14 में मोदी जी की वेव चल रही थी, 19 में राष्ट्रीयता की वेव चल रही थी जो एंड में एकदम से डेवलप हुई थी, उसकी वजह से परिणामों में काफी। लेकिन इस बार अगर अभी तक देखा जाए तो घबराहट बीजेपी में भी है। ऐसा नहीं कि, क्योंकि उन्होंने एक टारगेट दे दिया है, अब अगर उससे नीचे आते हैं
तो विपक्ष को ये कहने का मौका रहेगा कि आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, क्या हुआ। और जिस तरीके से कल राहुल गांधी की जो यात्रा थी समाप्त हुई और शिवाजी पार्क में जिस तरीके से विपक्ष इकट्ठा हुआ या भीड़ इकट्ठी हुई, लोग उसमें युवा, महिलाएं, बच्चे सभी शामिल थे, अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी हुई, तो उससे कहीं ना कहीं बीजेपी में घबराहट तो आई है कि हमारा टारगेट पूरा करने में जोर आएगा। और यही वजह है कि जो इतना टिकट वितरण में इतना समय लग रहा है। अब बचा कितना सा समय, 1 महीना भी नहीं है, मतलब आज से 1 महीना है पूरा। अगले 19 तारीख को तो जयपुर में पोलिंग हो जाएगी। तो घबराहट दोनों जगह है। खैर कांग्रेस को तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है, उसके पास तो पिछले 2 बार से एक भी सीट नहीं है, तो उसको तो जो भी मिलेगा, 1 मिले, 2 मिले, 4 मिले, उसके लिए तो बहुत बड़ी सफलता रहेगी। लेकिन बीजेपी की एक भी सीट अगर कम होती है तो उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान रहेगा आगे के लिए, 29 के लिए या अगला 27 का जो चुनाव, 28 का जो चुनाव विधानसभा का होगा उसके लिए। तो ये सारी चीजें हैं जिसको लेकर के ये परेशानियां चल रही हैं। और जो कैंडिडेट का चयन है, इसीलिए इस बार उसमें कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां, और मैं इसीलिए कह रहा था कि कोई एक आध 2 सीट अगर कांग्रेस जीतना चाहेगी तो उसको बड़ा दांव खेलना पड़ेगा। मैं निश्चित रूप से नहीं कह रहा था कि कोई राष्ट्रीय नेता को उतारना ही उतारना है, उतार सकती है, क्योंकि कोई सामान्य कार्यकर्ता जयपुर से नहीं जीत सकता। क्योंकि आप देखिए पहले सारे उम्मीदवार बीजेपी के निश्चित रहते थे, 6 बार गिरधारी लाल भार्गव, उनके अलावा पार्टी किसी के बारे में सोचती नहीं थी, वही खड़े हो जाते थे और वो जीत जाते थे, भले से भवानी सिंह खड़े हो चाहे से कोई भी खड़े हो उनके सामने। तो क्योंकि उन्होंने अपना वो होल्ड पब्लिक के बीच बनाया था। वही बात मैंने इसीलिए अभी कही भी थी कि बोरा साहब का भी जो इस बार अनिश्चितता आई है, उसके पीछे कारण यह है कि वो गिरधारी लाल भार्गव की तरह शहर में या अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उतने सक्रिय नहीं रहे। मैं यही बात समझना चाह रही हूँ, और मैं नहीं, इस देश का युवा, इस देश की जनता, इस देश की महिलाएं जिन्हें नारी शक्ति वंदन किया जा रहा है, जिनका, वो सब समझना चाहती हैं कि एक लोकसभा क्षेत्र में अगर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने 4 ऐसे लीडर तैयार नहीं कर सकती जिनके नामों पर समझ में आता है कि नहीं, ये लोकसभा के वो चेहरे हैं जिन्हें पार्टी इग्नोर नहीं कर सकती। शशि थरूर को पार्टी इग्नोर नहीं कर सकती। वैसे भी बहुत सारे नाम है। राजेश कटारा जी, आखिरी सवाल आपसे, समय उसके बाद तन्मय शर्मा जी आपके पास आऊंगी। राजेश जी, केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत कोशिश की कि बड़े नेता चुनावी मैदान में आएंगे? जी बिल्कुल, जो कोशिश क्या है, केंद्रीय नेतृत्व आदेश देता है और वो बात मानी जाती है। केंद्रीय नेतृत्व जो चाहेगा वही होगा। मीना शर्मा जी, आप देखना, अच्छा कैंडिडेट मिलेगा तो जनता के बीच का होगा और जनता की सेवा करेगा, जयपुर वासियों को वो भाएगा, अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है कोई बाहर से आया हुआ हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता ही होगा। कांग्रेस कभी ये विचार नहीं करती कि जीत के लिए कुछ भी साम दाम दंड भेद वाली राजनीति पे विश्वास नहीं करती है। कांग्रेस ज्यादातर चेहरे वही उतारती है जो हमारे बीच के हों और कांग्रेस के वर्कर हों। ये देखने को सदैव मिलेगा और मिलता रहा है आपको। कटारा जी, राहुल कस्बा देखिए राहुल कस्बा एक अपवाद, एक कोई बात हो सकती है, उसके सामने आप कंपेयर करिए बीजेपी को कि आप देखिए कितने नए चेहरे हो गए। आप देखिए, आप राहुल कस्बा की एक बात अलग है, बाकी जी आप देखिए सब जगह, चाहे विधानसभा में देखो आप, चाहे लोकसभा में, विधानसभा में आप देखिए, इनके सारे के सारे चेहरे एमपी ला करके चुनाव लड़ा दिया। यहाँ के एमएलए बेचारे देखते रह गए, यहाँ के जो 5 साल काम किया विधानसभा में, जो लड़े विपक्ष में रह करके, वो बैठे देखते ही देखते रह गए। दूसरा, इस तरह की जैसे इनके जो विपक्ष के नेता थे वही चुनाव हार गए। तो ऐसा नहीं है, ये जनता माई बाप है। हमारे पूर्व सीएम अशोक गहलोत जी बोलते हैं कि जनता माई बाप है, जनता कब अपना फैसला बदल दे ये कभी नहीं ये भूलना चाहिए। दूसरा, 2004 आपको मालूम होगा, सोनिया गांधी जी का चेहरा, जो कोई चेहरा नहीं मानते थे। एक तरफ से हर आदमी ये कहता है कि कोई नहीं, कांग्रेस का नेतृत्व कुछ नहीं है, जिन्होंने 10 साल किस तरीके से सरकार चलाई। तो ऐसा नहीं है, जनता कभी भी बदल सकती है, कभी भी किस चीज को क्लिक कर जाए जनता के दिमाग में।
तो वो मायने रखती है। कीजिएगा, आप सोनिया देखिए गांधी कांग्रेस का राजेश कटारा जी ने 10 साल बाद भी स्थापित कर दिया कि सोनिया आप कीजिएगा, गांधी मैं आपसे सुनना हूँ, शायद सोनिया गांधी जी ने सरकार चलाई, सोनिया ऐसा ही कुछ। गांधी शासन चलाती थी 10 साल जी, बाद सोनिया भी गांधी जी राष्ट्र अध्यक्ष थी, यूपीए के अध्यक्ष थी सोनिया गांधी जी, ये कह रहा मैंने हूँ। सुना सोनिया आपने गांधी जी कि एक चेहरा थे सोनिया उस गांधी जी समय। ने सरकार नहीं चलाई। नहीं नहीं, सोनिया ये सोनिया देश, गांधी जी एक बड़ी लीडर थी, यूपीए की अध्यक्ष थी, और चलिए उनके शुक्र है, आपकी नेतृत्व में जानकारी वो पूरी है। अध्यक्ष थी पार्टी की। नहीं नहीं मैं बता नहीं नहीं, देता हूँ जानकारी अधूरी नहीं है। जी, मैं बता देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक चेहरा जयपुर ही नहीं, पूरे देश, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और ये कमल का फूल जो मैंने धारण किया, ये हमारा चेहरा है, और यही चेहरा जीत के आ रहा है, 400 पार जा रहा है, इसकी ये तैयारी करें। और मैं बताऊं, देश के अंदर जश्न का माहौल है, सभी भारतीय जनता पार्टी को ला करके, जिता करके वापस सरकार बनाने की इंतजार कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, जिनके दम पर 400 सीट से ऊपर लाना चाहती है, यानी 400 लोकसभा के सांसदों के चेहरे पर मोदी जी का चेहरा देखना चाहती है इस देश की सबसे बड़ी पार्टी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, जो इस वक्त कोशिश कर रही है अपने आत्मविश्वास को वापस लाने की। राहुल गांधी यात्रा के माध्यम से अलायंस को जोड़ने की कोशिश में जिस तरह से महाराष्ट्र में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, निश्चित रूप से बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस चुनाव में अगर राहुल गांधी के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी को लाकर खड़ा कर दिया है विपक्ष ने, कांग्रेस ने, बीजेपी ने, तो वो भी राहुल गांधी की सफलता है। बहरहाल सफलता जयपुर लोकसभा पे किसको मिलेगी ये देखना होगा। उससे पहले टिकट किसको मिलेगी इसका इंतजार है। कल तक बीजेपी की टिकट आने की बात हो रही है, कल परसों तक निश्चित रूप से बीजेपी की टिकट की चर्चाएं तेज हैं। कांग्रेस कब तक लाती है, हमेशा की तरह देर से कांग्रेस का अनाउंसमेंट होता है, लेकिन दिलचस्प मुकाबला ठीक 1 महीने बाद आज ही के दिन मतदान होना है राजस्थान में, जयपुर की सीट के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 पर हमारे साथ बने रहने के लिए। आपके सुझावों का स्वागत है। हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भेज सकते हैं। नमस्कार।